हेलो एवरीवन। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए है और उनका जो भी प्रैक्टिस करना या सॉल्व करना वो आप लोग कर रहे हो। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये चैप्टर। नाउ इस चैप्टर से आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बी इट प्रैक्टिकल बी इट थियरी। मोर चांसेस है प्रैक्टिकल आने के, यानी 8 से लेके 10 मार्क का वेटेज इस चैप्टर का होता है ये हर अटेम्प्ट में। सो एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अब आप जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंडर दे दूं कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये वीडियोस इस फॉर्मेट में, कोशिश कर रहे हैं बनाने की कि आप लोग थियरी या प्रैक्टिकल या ऑब्जेक्टिव सबके आंसर्स लिख पाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग वही लीगल लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हमें एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है, और सेम चीज़ आपके नोट्स में भी दी गई है। तो आप आ जाइए आपके नोट्स में, पेज नंबर 81 के ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होती है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर व्हाट आर कंडीशंस फॉर टैक्सिंग एनी इनकम अंडर दिस हेड। जैसे सैलरी में हम लोगों ने एक पढ़ा था कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड इनकम मस्ट बी जनरेटेड और अक्रूड ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा होता है तो वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी में टैक्स होती है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम टैक्स करने के लिए प्राइमा फेसी दो कंडीशंस होती है। एक तो आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग हाउस प्रॉपर्टी। और दूसरा आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर या फिर डीम्ड ओनर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है तो वो जो पर्टिकुलर इनकम जनरेट की गई है वो इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, पहली बात। दूसरा, ये एक ऐसा हेड है जहां पे एनुअल वैल्यू टैक्स होती है। हम लोग एनुअल वैल्यू क्या पढ़ेंगे आगे। तो मतलब देयर में भी सिचुएशन कि एक्चुअल में रेंट जनरेटेड फ्रॉम पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी इज नील, बट फिर भी उसको डीम्ड लेट आउट मानकर हम उससे टैक्सेबिलिटी कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे डीम्ड इनकम टैक्स की जाती है, या डीम्ड बोल के या स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल के कुछ खर्चे का भी अलाउंस आपको मिलता है। तो चार्जेबिलिटी में सबसे पहले दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस हेड में वो इनकम टैक्स होगी जो इनकम जनरेटेड है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन हु इज ओनर और डीम्ड ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस क्या है चार्जेबिलिटी में, देखिए दो कंडीशंस बेसिक है कि सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा आरसीसी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि लैंड, सिर्फ लैंड अगर है तो हाउस प्रॉपर्टी मानोगे नहीं आप। लैंड के ऊपर, ये जो लैंड है आपका, ये लैंड के ऊपर कुछ बिल्डिंग या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग, एंड अगर बिल्डिंग को अटैच कोई लैंड है तो चलेगा। मतलब अगर आपने सिर्फ कोई लैंड रेंट पर दिया है, सिर्फ लैंड, तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाली नहीं है। वो इनकम टैक्स होगी एक तो अदर सोर्सेस में, या फिर टैक्स होगी पीजीबीपी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अगर कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग को अटैच लैंड है, अगर वो रेंट पर दे रहे हो तो इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो सकती है। मीन्स पहली कंडीशन जो है दैट देयर मस्ट बी बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड अटैच टू इट। फ्री होल्ड लैंड या सिर्फ लैंड है तो नहीं चलेगा। दूसरा, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी या फिर डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी तो वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। लेकिन इस नॉर्मल रूल को, ये जो नॉर्मल रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इस नॉर्मल रूल को दो एक्सेप्शंस भी है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस नॉर्मल रूल। पहला क्या कहा एक्सेप्शन, देखिए हमने एक्सेप्शन में क्या करे, देखिए हम एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर दैट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये जो नीचे 1 and 2 में जो दिए, रोमन 1 एंड रोमन 2 में जो दिए है, इसकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाली नहीं है। पहला कहा है पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पे आप खुद अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, तो वहां से जो इनकम जनरेट की जाएगी वो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स की जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब आप लोगों का बिजनेस ही है हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, है ना, और लेट आउट करके पैसे कमाना, यानी रेंट पर देके पैसे कमाना। तो इस सिचुएशन में भी वो आपका बिजनेस प्रोफेशन हो गया तो टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाला नहीं है। मतलब ये जो दो सिचुएशंस आप लोगों को हमने दी है, इन दो सिचुएशंस में आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाली नहीं है।
यहाँ पे टैक्स होगी वो पीजीबीपी में, ठीक है। तो कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए दो प्राइमा फेसी कंडीशंस है। एक क्या है, पहले तो असेसी मस्ट देयर मस्ट बी बिल्डिंग और लैंड अटैच टू इट, है ना, एंड असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और लैंड, ठीक है। ये जो आगे हम एक्सप्लेन भी किया हमने आपको कंडीशन में 2.2 में। और इसके दो एक्सेप्शन है कि उस बिल्डिंग में अगर आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, या अगर आप लेटिंग आउट के धंधे में ही हो तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम लोग एक डेटा या कुछ डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक चीज या ये एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये फॉर्मेट आपको पूरा पता होना, क्योंकि एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन दिस फॉर्मेट इटसेल्फ। यानी अनलाइक सैलरी जहाँ पे हर एक चीज के अलग अलग प्रोविजंस थी, अलग अलग डिटेल्स देखनी पड़ती थी, वैसा है नहीं। ये सिंपल बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ डेटा आपको लेना है, वो डेटा में एडजस्टमेंट करना है और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में कुछ डेटा आप एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम क्वेश्चन और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये फॉर्मेट क्या है, क्या क्या डेटा लेते हैं वो दिखा देता हूँ, और अगले लेक्चर से फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो म्युनिसिपैलिटी आपको डिटरमाइन करके देती है। जनरली म्युनिसिपल टैक्सेस जो चार्ज किए जाते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज किए जाते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू आप लोगे पहले ए नंबर पे, फिर लोगे आप फेयर रेंट बी नंबर पर। ए पे आप लोगों ने म्युनिसिपल वैल्यू ले लिया, बी पे आप लोग क्या लोगे, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या, ऐसा भाड़ा जो प्रॉपर्टी कैन अर्न। मतलब मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग में, सेम एरिया में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट नंबर ए, फ्लैट नंबर बी। दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, आइडेंटिकल है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फ्लैट नंबर ए का रेंट है 5,000, तो फ्लैट नंबर बी कैन ऑल्सो अर्न ₹5,000 पर मंथ एज अ रेंट। तो फेयर रेंट कितना हो गया, 5,000, मतलब रेंट दैट प्रॉपर्टी और दैट पर्टिकुलर फ्लैट कैन अर्न। तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, इंडिया में एक रेंट कंट्रोल एक्ट है। तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हर एरिया में, हर लोकेलिटी में मैक्सिमम आप रेंट कितना अर्न कर सकते हो, स्टैंडर्ड रेंट, वो स्टैंडर्ड रेंट के नाम पर रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया गया है। मीन्स आप इससे ज्यादा रेंट तो कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पहले 3 नंबर लोगे, क्या लोगे, पहले तो लोगे म्युनिसिपल वैल्यू जिसको मैं बोलता हूँ एमवी, दूसरा आप लोगे फेयर रेंट जिसको बोलता हूँ मैं एफआर, तीसरा आप लोगे स्टैंडर्ड रेंट जिसको मैं बोलता हूँ एसआर। तो ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों को कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, ईआर। ईआर मींस व्हाट, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या मतलब, क्या कहा हमने, देखिए हायर ऑफ ए एंड बी बट सब्जेक्ट टू सी। मतलब दिस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। यानी आपका एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है बट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आया है दैट एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेंट, ट्रू और फॉल्स में। तो हमने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है, ज्यादा हो नहीं सकता। तो ट्रू और फॉल्स में आपको उसका जवाब देना है या जवाब लिखना है। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन आपके लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के काम में आने वाला है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को नोटबुक में लिखते चलना है, नोट्स को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, इन्हीं में से थियरी क्वेश्चन निकलेंगे, इन्हीं में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल, एग्जांपल 1 में अगर हम लोग देखें कि मान लेते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका म्युनिसिपल वैल्यू है 100, फेयर रेंट है 120, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है 130। तो हमने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर कितना है, 120, और स्टैंडर्ड रेंट है 130, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एंड बी विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो ये स्टैंडर्ड रेंट वाला फॉर्मेट हमें सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 120 आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। वही अगर मैं आपको एग्जांपल 2 में अगर बताऊं, मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू 80, फेयर रेंट है 70 और स्टैंडर्ड रेंट है 75। सबसे पहले तो आप लोग के म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो सर विच एवर इज हायर तो आ गया मेरा 80, ठीक है ना। लेकिन सर मैं स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो ले नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट गो अबव स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में आया सर 80, लेकिन मैं स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले नहीं सकता हूँ। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा मेरा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसा आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल रेंट से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर
ये कंपेयर करने के बाद में आपको मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी, जो कि रहेगा हायर ऑफ 1 एंड 2। 1 एंड 2 मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। मैं ये जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में आंसर्स चेंज होंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर इसमें से आप लोग लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पे किए जाएंगे वही लेस किए जाएंगे इसमें से। फिर ये जीएवी में से लेस करके आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम कहेंगे एनएवी। इस एनएवी में से आपको दो डिडक्शंस मिलेंगे। डिडक्शन जिसको कहते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% डायरेक्टली ले लेने का है, जो पॉइंट नंबर 4 में आपने एनएवी निकाला है। और तीसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और ये माइनस करके यानी एनएवी माइनस ये सेक्शन 24 डिडक्शन माइनस करके आपके पास में जो है उसको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं ये फॉर्मेट में जो डेटा दिया गया वो डेटा यूज किया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन में इसका यूसेज चेंज होता है। जैसे अगर प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर एंटायर ईयर है, लेट आउट फॉर थ्रू आउट द ईयर है, तो उसके लिए आइडियल फॉर्मेट है। जहाँ पे प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट फॉर अनदर पार्ट ऑफ द ईयर है, तो ये आपका यहाँ पे जो आप जीएवी निकाल रहे हो इसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब बताऊंगा। जो आप अनरियलाइज रेंट है उसको क्या मतलब है, उसका कैसा ट्रीटमेंट होता है, वो भी पर्टिकुलर जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो डेटा आप लोगों को दिया गया है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ये आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो इसके बेसिस पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू यूज दैट वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताना शुरू करूंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें पढ़कर रखनी है मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी ये चीजें पढ़ी हुई होगी तो हमारे लिए अगले सेशन में आपको समझाने के लिए आसानी हो जाएगी, आपको भी ग्रिप करने के लिए बहुत आसान जाएगा। मार्क्स छोड़ने नहीं है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के। सबसे पहले आपको ये 2.1 नंबर का पॉइंट पढ़ना है, पेज नंबर 81 के ऊपर जो दिया है पूरा। देन 2.2 कंडीशंस पढ़नी है पूरी थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, है ना। उसके बाद में 2.3 कंपोजिट रेंट क्या है वो पढ़ के रखना है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इसके बाद में 2.4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, एक बार सिर्फ पढ़कर रखने का है ना, ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं है, सिर्फ पढ़ के रखने का है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो अगले सेशन में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।